तो आज अपन शुरू करते हैं पार्ट 3 शीत युद्ध का दौर का पार्ट तीसरा है, चैप्टर नंबर 1 ही है। ठीक है, ये पॉलिटिक है, चैप्टर नंबर 1 है, पार्ट 3 है। अब हमने देखा था पीछे की क्या क्या घटनाएं हुई थी। जो उसी का अगला जो कड़ी है वो है शीत युद्ध का दायरा। दायरा का मतलब उसका फैलाव कहाँ कहाँ तक था, उसके मतलब शीत युद्ध का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक था। तो शीत युद्ध जो एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए अमेरिका था, उनके बीच की लड़ाई थी। उनके बीच की लड़ाई थी यानी मतलब पूरी दुनिया की लड़ाई बन चुकी थी। तो उसका इम्पैक्ट भी हमें पूरी दुनिया पे देखने को मिलेगा। तो पूरी दुनिया के अंदर ना हमें ना तो कहीं सोवियत संघ और ना ही कहीं यूएसए, मतलब तो यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर कहीं लड़े नहीं, आमने सामने नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को लड़ाया। जो उनके समर्थक थे वो आपस में लड़ते रहे। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए प्लस और बी की लड़ाई हो रही है, ए और बी की लड़ाई हो रही है, लेकिन एक तरफ यूएसए है, ए की तरफ यूएसए है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, और बी की तरफ कौन है? यूएसएसआर है। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी वॉर। लड़ाई किसकी चल रही है? ए और बी की, लेकिन लड़ कौन रहा है? उनके बदले में यूएसएसआर और यूएसए लड़ रहा है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं। तो इसका दायरा कहाँ कहाँ तक था? तो हम देखेंगे सबसे पहले कोरिया में। ये क्या देखेंगे? कोरिया में। तो दो देश हैं कोरिया, एक है नॉर्थ कोरिया। देखिए, अगर डायरेक्शन आपको नहीं पता तो एक मैप बना लीजिए। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं ये दो देश है। ये देश ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया इनके, और ये है साउथ कोरिया। ठीक है, इन दोनों के देशों के बीच में लड़ाई हो गई। इन दोनों देशों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। कब हो गई? 1953 से 1950 से लेकर 1953 के बीच में इनकी लड़ाई हो गई, बढ़िया वाली। अब क्या गया, जो नॉर्थ कोरिया है ना, इसका जो विचारधारा था वो साम्यवाद था। क्या था? साम्यवाद कहिए या समाजवाद कहिए, यहाँ पे तानाशाही था। तो इसके दोस्त कौन होंगे भाई? तानाशाही है, जो इसका विचार मिलेगा वो इसके दोस्त होंगे। तो इसमें कौन कौन से दोस्त हैं इसके? एक तो यूएसआर, ठीक है, चाइना, ठीक है, ये सब किसके दोस्त हैं? नॉर्थ कोरिया के। तो अमेरिका के अब जो साउथ कोरिया है ना, ये काफ़ी मॉडर्न है, ये काफ़ी मॉडर्न है, ये काफ़ी टेक्नोलॉजी में आगे है, पूंजीवादी विचारधारा है, लोकतंत्र है। जो आप किया के मोटर देखते हैं ना, किया मोटर, जो कौन सा हीरो है, टाइगर श्रॉफ, वो जो प्रचार करता है किया मोटर का, वो कहाँ की कंपनी है? वो साउथ कोरिया की कंपनी है। तो ये क्या था? काफ़ी मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी है, डेमोक्रेसी है, पूंजीवाद है। तो किसके फ्रेंड होगा ये? जाहिर सी बात है, यूएसए का फ्रेंड होगा। और पूरी दुनिया के अंदर जो ठेका कौन ले रखा है पूरे विश्व शांति बनाने का? तो यूएसए ने ठेका ले रखा है। अब क्या किया नॉर्थ कोरिया ने? भाई साहब ने अटैक कर दिया। किस पे? साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। तो इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो गई। किसके बीच में? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में लड़ाई हो गई। तो अल्टीमेट कौन आए? और एक तरफ सोवियत संघ और दूसरा यूएसएसआर आया है। तो इसको क्या बोला गया? शीत युद्ध का दायरा बोला गया। तो पहला कोरिया वाला पढ़ना है। कांगो, कांगो जो है ना अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पर है? ये अफ्रीका के अंदर है। यहाँ पर भी दोनों महाशक्तियां आमने सामने हो गई थी, लेकिन बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, ये यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने नहीं हुई थी। छोटे मोटे देश जो थे, उनके जो जनजातीय थे, वो आमने सामने हो गए थे। बर्लिन कहाँ पर है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जब जापान कह रहा हूँ, जो जर्मनी था बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। क्या हो चुका था? जर्मनी जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। अब बर्बाद हो चुका था, उस पर कब्जा भी जमाना था इन लोगों को। तो क्या था कि जर्मनी को हिस्से करने थे। क्या करने थे? केक की तरह इसको बांटना था। तो जब मान लेते हैं ये जर्मनी था, हम मान लेते हैं ये क्या है? ये जर्मनी है। तो जर्मनी था, तो इसका पश्चिमी हिस्सा किसको मिला? वेस्टर्न जर्मनी किसको मिला? तो यूएसए को मिला। किसको मिला? यूएसए। इसमें फ्रांस आ गया, ब्रिटेन आ गया, इन सबको मिला। जो पूर्वी जर्मनी था वो किसको मिला? यूएसएसआर को मिला। अब क्या था, इन दोनों के बीच में एक डिवाइड कर दिया गया, एक दीवार बना दिया गया। ठीक है, जिसको हम बर्लिन की दीवार भी आगे चल के बोलेंगे। तो बर्लिन की समस्या हुई थी। बर्लिन मतलब जर्मनी के अंदर क्या समस्या हो गई थी? दोनों देश लड़ गए थे आपस में, मतलब भिड़ गए थे, बातें इनकी हो गई थी कि कौन सा हिस्सा कौन लेगा। फिर पढ़ते हैं वियतनाम वॉर। वियतनाम एक चाइना के बगल में छोटा सा देश है। ठीक है, क्या है? वियतनाम एक छोटा सा देश है जहां पर अमेरिका की हार हुई थी। अमेरिका यहाँ पे लड़ा था। हो चिंग मिंग का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? हो चिंग मिंग। इनका आपने नाम अगर सुना होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो वियतनाम में वॉर होता है 1980 के दशक में, जहां पर कि जैसे अफगानिस्तान से भागे थे ना ये लोग, अमेरिकी लोग, पूरे अफगानिस्तान को तहस नहस करके, वैसे ही वियतनाम को छोड़ के कौन भागा था? अमेरिकन छोड़ के
भागे थे, किसको, वियतनाम को छोड़कर। तो इसका जो दायरा था वो वियतनाम तक फैला हुआ था, क्योंकि वियतनाम को अल्टीमेट कौन सपोर्ट कर रहा था, रसिया और चाइना सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, अभी जो अमेरिका था वो वियतनामियों को यहाँ से भगा रहा था, क्योंकि वो चाहता था, अमेरिका चाहता था कि वियतनाम में उसकी समर्थित सरकार बने। फिर आते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, अगर आप बबूल का पेड़ मतलब बीज डालोगे तो बबूल का पेड़ निकलेगा। यही से हुआ अमेरिका के साथ। अमेरिका ने क्या किया, जो रसिया था ना, वो रसिया पहले बहुत बड़ा था। रसिया क्या था, पहले बहुत बड़ा था। अब रसिया अपना विस्तार कर रहा था, रसिया विस्तार करता, रसिया विस्तार करते करते कहाँ तक आ गया था, अफगानिस्तान तक आ गया था। अब रसिया ने एक गलती कर दी। रसिया ने क्या किया कि 1979 में, यानी 79 के अंदर वो क्या किया, अफगानिस्तान में AFG अफगानिस्तान में एंट्री मार दी। अब एक बात बताओ, अगर रसिया जब विस्तार करेगा तो अमेरिका चुपचाप बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो उसको क्या करना था, अफगानिस्तान से उसको अफगानिस्तान से रसिया को भगाना था। किसको, अमेरिका को। अमेरिका कहा कि यार कैसे भगाऊं इसको, हमारी आर्मी तो जाके वहां लड़ेगी नहीं, रसिया को लड़ भी नहीं सकते आमने सामने आकर। तो रसिया ने एक तालिबान ग्रुप खड़ा किया, तालिबान ग्रुप उसने खड़ा किया। तालिबानियों कहा कि आप रसिया को मारो, आप रसिया को कुत्ता बना के मारो, यहाँ से भगाओ, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, बम चाहिए हम देंगे, फाइटर जेट चाहिए हम देंगे, सारा चीज हम देंगे। कब किया, 79 के अंदर किया। अब क्या, यही तालिबान उसने रसिया को खदेड़ के भगा दिया। अब रसिया चला गया वहां से, तो बेचारा तालिबान लोग करेंगे क्या, बेरोजगार हो गए। तो ये क्या किया, 2001 में अमेरिका को ही, वहाँ के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको ही उड़ा दिए तालिबान लोग। ठीक है, जो तालिबान का जो लीडर था ओसामा बिन लादेन। और हाल में ही अगर आप पढ़ेंगे 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में वहाँ पे एक नेता था, उसका नाम था अल जवाहिरी। क्या नाम था, अल जवाहिरी नाम था। उसको अभी USA ने मार दिया। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। तो उसका दायरा अफगानिस्तान में भी फैला था, किसका, शीत युद्ध का। फिर आता है महाशक्तियों को संतुलन। अब महाशक्ति थे, अगर ये दोनों लड़ते ना, पूरी दुनिया जो है तबाही मच जाती। हमने देखा था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें पूरी दुनिया की ऐसी की तैसी हो गई थी। सेकेंड वाले में भी यही काम हुआ था, वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया में लगभग 8-7 करोड़ लोग मारे गए थे। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो पहले तो बम छोटे छोटे आते थे, अब तो परमाणु बम जो था, इसमें हाइड्रोजन बम वगैरह था, काफ़ी बड़े पैमाने पे नुकसान होते थे। इन दोनों को क्या करना था, बैलेंस करना था, संतुलन करना था, कि आपस में लड़ ना जाए दोनों ससुरे। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता आया तो केवल एक गुट से अलग नहीं रहते थे कि हमें कि इन दोनों महाशक्तियों से अलग रहना है, इन्होंने इसको संतुलित किया। क्या किया, संतुलित किया। संतुलित का मतलब है कि भाई देखो लड़ाई वगैरह मत करो, उनमें इन्होंने अच्छे से काम किया। जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की जो लड़ाई थी ना, उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने काफ़ी मदद किया था कि ये लड़ाई ना होए। ठीक है, और एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये साउथ कोरिया, सॉरी ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लाइन है, जो बॉर्डर है, उसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल, यानी समांतर बोलते हैं। इतना ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कोशिश किया कि अमेरिका और सोवियत संघ आपस में ना लड़े। तो यूएनए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं UN, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यूएनए की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इसने भी ट्राई किया कि महाशक्ति आपस में ना टकराए, अगर आपस में टकराते तो शायद हो सकता है दुनिया का रूप कुछ अलग होता है। फिर आता है अस्त्र नियंत्रण, मतलब कि जो आपके हथियार है उसमें नियंत्रण रखो, उसको मत चलाओ भाई ऐसे, वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। फिर आता है परमाणु अप्रसार संधि किया, NPT बोलते हैं, NPT, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी बोलते हैं, जिसका ये था कि जो परमाणु बम होता है, देखिए परमाणु बम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यूरेनियम और थोरियम से मिलकर परमाणु बम बनाया जाता है। जो परमाणु बम जब बनता है ना, ये दो तरीके से काम करता है। एक होता है संलयन, ठीक है, दूसरा होता है विखंडन। संलयन का मतलब होता है जब आप दो परमाणु को मिलाकर एक बम बनाते हो। विखंडन का मतलब होता है एक परमाणु को तोड़कर दो छोटे छोटे टुकड़ा करते हो, तो उसको विखंडन बोलते हैं। इस सिद्धांत पे ये काम करता है, जिसको हाइड्रोजन बम भी हम कह देते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु होता है, तो इसमें अप्रसार मतलब इसकी वृद्धि ना की जाए और इसको यहीं पे रोक दिया जाए। ये महाशक्तियों को संतुलन। तो क्वेश्चन आता है महाशक्तियों का संतुलन किस प्रकार हुआ, तो गुट निरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ, अस्त्र नियंत्रण, परमाणु अप्रसार संधि के द्वारा इन्होंने प्रयास किया था कि जो महाशक्ति आपस में ना टकरा। अब देखते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती मतलब कहते हैं ना, चुनौती के इन द सेंस कि मतलब उनको कौन अपोज कर रहा था।
अभी महाशक्ति थे तो कोई ना कोई इनका आएगा ना, उसमें था गुट निरपेक्षता। पहला क्या था? गुट निरपेक्षता। एक तो ये संतुलित भी कर रहा था, उनको चैलेंज भी दे रहा था। कौन? गुट निरपेक्ष आंदोलन दे रहा था। फिर आते हैं 9 स्वतंत्र देश, जो नए नए स्वतंत्र देश थे ना, तो दोनों महाशक्तियां चाहते थे ये बंदा मेरे ग्रुप में है, ये बंदा मेरे ग्रुप में है, तो इनके माध्यम से भी दोनों देश नहीं लड़ते थे। तो जो अधिकतर 9 स्वतंत्र जो देश थे ना, ये सारे देश क्या थे? उपनिवेश थे। मतलब ये जितने देश थे, मतलब हमारे पूरे उसके अंदर पृथ्वी के अंदर कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप के अंदर जो अधिकतर उपनिवेश थे, उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। जब एक देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, हम उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जब एक देश किसी दूसरे देश को अपने अधीन कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले, उसको हम क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जितने भी ये महाद्वीप थे अधिकतर गुलाम थे। एशिया महाद्वीप क्या था? पूरा गुलाम, जिसमें हम इंडिया भी आते हैं, इंडो चाइना वर्मा, ये सब क्या थे? गुलाम थे। फिर आते हैं अफ्रीका, लगभग अफ्रीका पूरा गुलाम था। ठीक है, यूरोप वालों के गुलाम थे। लातिनी अमेरिका, यूएसए में तो अमेरिका, ये क्या है? अमेरिका। लातिनी का मतलब होता है दक्षिण अमेरिका। क्या होता है? जो दक्षिण अमेरिका के जितने देश है ना, वो क्या थे? अधिकतर गुलाम थे, जिसमें ब्राजील आता है, पेरू आता है, पेरुगुए आता है, अर्जेंटीना आता है, चिली आता है, इक्वाडोर आता है। ये सब क्या थे? ये सारे गुलाम थे। किसके? ये यूरोप के गुलाम थे। तो ये 9 गुट। फिर आते हैं गुट निरपेक्षता क्या था? गुट निरपेक्षता क्या था? तो गुट निरपेक्षता ये था कि दोनों गुटों से हमें दूर रहना है। इसमें ना जो गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था, इसके 5 संस्थापक देश हुए। पहले तो शुरू में 3 थे, 1956 तक ये 3 थे, लेकिन आगे जाके बंदे बढ़े। अब इसमें मोर देन 125 देश अभी फिलहाल हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी जिंदा है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, अभी 2 बैठक नहीं चल रही है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इसमें एक बैठक हुई थी, लगभग आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, 100 मिलियन ही है कुछ, एक फंड बनाया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो देखते हैं, भारत के जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। नेता कौन थे भारत के? तो जवाहरलाल नेहरू थे, जो संस्थापक सदस्य कहलाए। जो मिस्र थे, है ना, मिस्र बोलते इजिप्ट, जो देखते हो ना पिरामिड, वो कहाँ है? इस वहाँ के जो नेता थे उनका नाम था गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है, ये कहाँ के थे? मिस्र के थे भाई साहब। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्राज टिटो। फिर आता है इंडोनेशिया के सुकर्नो थे। इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। फिर आते हैं घाना। घाना जो है अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें सबसे पहले आज़ाद हुआ। वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन आगे चल के इसी ने क्या कि जो घाना के जो नेता थे, वहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने, फिर चल के आगे अपने वामे एन कुरुमा राष्ट्रपति बनते। इन्होंने अपने शासनकाल को आगे बढ़ा लिया था, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र ज़्यादा दिन कायम नहीं रख सके थे। ठीक है, वामे एन कुरुमा साहब ने। तो समझ में आया कि कौन कौन से? भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमार नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के वामे एन कुरुमा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे कौन सी घटनाक्रम आता है। हाँ, तो आप देखते हैं 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। उसमें एक चीज़ पढ़ाना मैं भूल गया था, जो गुट निरपेक्षता नीति था यानी आंदोलन था, उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर हुआ था। ये यूगोस्लाविया की शायद राजधानी है। ठीक है, फिर आता है उसकी एम क्या थी? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका एम क्या है? उसका मतलब कि एम को क्या बोलते हैं? लक्ष्य क्या था? तो ये था कि विश्व शांति के लिए क्या करना है भाई? विश्व शांति को बढ़ावा देना है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर शांति बनी रहे। दूसरा था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ना तो आपको वार्सा पैक्ट में शामिल होना, ना तो नाटो में शामिल होना है। इसका एम था। फिर था तटस्थता। तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रल होना, ना तो आप यूएसए के पक्ष लेंगे, ना तो आप सोवियत संघ के पक्ष लेंगे। इसको बोलते हैं तटस्थता। दोनों से दूरी बना के रहना। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका दोस्त ए है और आपका दोस्त बी है, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। आपसे पूछती है मैडम या सर, कोई भी पूछता है बता किसमें गलती है, तो कहते हो भाई मेरे को नहीं पता यार, देख लो किसकी गलती है। क्यों? आपको पता है कि अगर इसका पक्ष लूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, इसका पक्ष लूंगा तो बेचारा ये भाई नाराज होगा। तो इनकी नीति कहती है दोनों से दूर रहना है। अब देखेंगे 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1972 के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी रिपोर्ट थी, एक रिपोर्ट निकाला अंकटाड UNCTAD
UNCTAD, सॉरी UNCTAD, ये था रिपोर्ट, क्या था उसमें, टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी एक विकास की ओर एक क्या पॉलिसी, मतलब क्या नीति बोलेंगे, ठीक है, नीति। ये क्या था, इसके अंदर क्या था, इस रिपोर्ट के अंदर क्या था, जो अल्प विकसित देश हैं, मतलब अल्प विकसित देश के वजह भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया आपका, और बहुत सारे देश जो आपका क्या बोलते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश क्या हैं, अल्प विकसित हैं, यानी बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो इन देशों के पास ना बहुत सारे, श्रीलंका हो गया, ठीक है, इन देशों के पास अपने संसाधन है, संसाधन बोले तो संसाधन, ठीक है, संसाधन का परिभाषा है सिंपल में क्या है, वे प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करे उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संसाधन का मतलब है सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या रखेंगे, कोयला रखेंगे, खनिज रखेंगे, मतलब खनिज संसाधन, यहाँ पे कोयला जो है खनिज में ही आता है, जो खनिज संसाधन है इस पे किसका अधिकार हो, उस देश का अपना अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरा देश आके उसको निकाल ले जाए, ठीक है। फिर आता है पश्चिमी बाजारों तक पहुंच, जो अल्प विकसित देश हैं, जो छोटे देश हैं, वो क्या करते हैं कि इनके जो बाजार होते, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, तो इनकी लागत थोड़ी ज़्यादा होती है, इनको बनाने में खर्चा ज़्यादा होता है, ये अनफिनिश्ड भी होते हैं ज़्यादा, उतना क्वालिटी इनके अंदर नहीं होता। तो इनकी जो पश्चिमी बाजार है, पश्चिमी बाजार बोले तो अमेरिका और यूरोप के जो बाजार हैं, उन मार्केटों में इसको इज्जत उतनी नहीं मिल पाती है, तो बिक नहीं पाते हैं। तो एक नियम लगाया गया कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे तरकीब लगाओ कि जो अल्प विकसित देश है इनके भी सामान कहाँ बिक पाए, आपके पश्चिमी बाजारों में बिक पाए, यानी अमेरिका और यूरोप के बाजारों में बिक पाए, ताकि वहाँ से इनको कुछ प्रॉफिट हो सके। दूसरा था कम कीमत पर प्रौद्योगिकी प्रदान करना, जो विकसित देश है तो वो टेक्नोलॉजी अगर खरीदता है, कोई गरीब देश खरीदता है, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी के जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काफ़ी कम होना चाहिए। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, क्या होता है, टेक्नोलॉजी, इसकी कीमत कम होना चाहिए। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में सुधार हो, यानी इसकी भूमिका में सुधार, जैसे WTO, आजकल सुनते हो ना WTO का पुराना नाम गेट था, GATT, क्या बोलते हैं इसको, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसका नाम था। इसकी स्थापना भी शायद 1948 या 45 में हुई थी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये गेट बोलते हैं। तो इनमें इनकी भूमिका है, इनमें सुधार हो, जैसे UN हो गया, UN हो गया, इनकी भूमिकाओं में सुधार हो, वर्ल्ड बैंक में सुधार हो, क्या बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को, WB, ठीक है। उसके बाद IMF के अंदर सुधार होना चाहिए। ये क्या था, अंतर्राष्ट्रीय नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर प्रमुख विशेषताएं थी, यानी उसके अंदर क्या था। अगला आता है भारत और शीत युद्ध, भारत और शीत युद्ध का संबंध कैसा रहा। तो भारत दोनों खेमों से दूर रहा, इसने कहा ना तो भैया A सही है, ना तो B सही है, ना तो अमेरिका सही है, ना तो आपका USSR सही है। तो इसने क्या किया, दोनों से अपनी दूरी बनाकर रखा, ये ना तो A में गया ना तो B में गया, ठीक है। भारत जो था ऐसा किया, इसने क्या किया, ये इसकी जो नीति थी ना तो नकारात्मक थी, इसी गलत बात भी नहीं थी, सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने बैटिंग किया, ठीक है। किसने, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग करते थे ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में बहुत मस्त बैटिंग करते थे, जहां जरूरी होता था चौका मारने का वहां चौका मारते थे, जहां डिफेंस करना डिफेंस करते थे। तो इन्होंने नकारात्मक भी नीति नहीं थी, ना तो निष्क्रियता थी। निष्क्रियता का मतलब होता है ये ऐसा नहीं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है आप बोल नहीं रहे हो, ये बोलते थे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। कौन, भारत बोलता था, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ गया पता नहीं क्या चल रहा है दुनिया में ना। फिर था कि पलायन की नीति थी, नीति, पलायन की नीति मतलब छोड़ो ना, हटा, मेरा क्या जा रहा है भाई, दुनिया में जो हो रहा है हमें क्या लेने देना। लेकिन हमारी नीति ऐसे नहीं थी, हम हर मुद्दे पे खुल के बोलते थे, यानी हम बोलते थे मतलब हमारे प्रधानमंत्री बोलते थे। फिर था संवाद और मध्यस्थता। संवाद मतलब हमेशा बातचीत के द्वारा हम रास्ता निकालने की कोशिश करते थे, मतलब हम बोले तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। हमने देखा था ना नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया की लड़ाई हुई थी, तो उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे उसने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी ताकि दोनों देश आपस में बात करें, ठीक था। फिर आता है भारत की आलोचना। आलोचना का मतलब होता है किसी की बुराई करना, क्या करना, किसी की बुराई करना, उसमें कमियां वगैरह निकालना। ये पहले वर्ड जो था ना समालोचना था, ये आलोचना को पता नहीं किसने बना दिया, समालोचना था। समालोचना का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों, लेकिन आलोचना में हम अधिकतर माइनस ही देखते हैं, अधिकतर क्या देखते हैं, माइनस पॉइंट देखते हैं। तो अब किसी को विरोध करना है तो करेंगे ही करेंगे। तो पहला था कि भारत की जो नीति थी, लोग कहते थे जो इसके विरोध में थे, सिद्धांत विहीन। सिद्धांत विहीन का मतलब हुआ इसके कोई ऐसे नहीं है, टांग हाथ पांव ही नहीं है, मतलब बिना हवा में बात करते हैं ये लोग। कौन कहता था, जो हमारे विरोध करते थे, सिद्धांत विहीन है, इसका कोई अपना रूट नहीं है। फिर था कि भारत ने क्या किया था कि पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी हमारे 1970 से स्टार्ट, मतलब 70 से स्टार्ट किया, मतलब क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। 72 में लड़ाई हो गई थी, इंदिरा गांधी की बात पता थी।
तो उन्होंने रसिया से हमारा अच्छा दोस्त था, तो उन्होंने एक समझौता किया 20 वर्षों के लिए, जिसको क्या बोला गया, भारत रूस मैत्री संधि बोला गया था। 20 वर्षों के लिए कर लिया था। तो लोगों ने कहा एक तरफ तो आप गुटनिरपेक्ष हैं और दूसरी तरफ आप किससे मतलब दोस्ती कर रहे हैं, रसिया से कर रहे हैं, तो आपकी नीति कैसे हुई, सिद्धांत विहीन हुई। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जो नीति थी क्या थी, वो शांति के लिए थी, हम दोस्त थे, उसके अलाइड वर्सा पैक्ट में जाके शामिल नहीं हुए थे। तो ये अपना जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। तो वीडियो देखने से पहले या तो किताब पढ़ें या वीडियो देखने के बाद किताब पढ़ें, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा।